हेलो गाइस यार, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल गाइस। मेरा नाम आशीष शर्मा, स्वागत करता हूँ इस एडुलेशन नामक इस यूट्यूब चैनल के अंदर, जहां हम यार अक्सर बातें किया करते हैं लेक्चर वीडियोस की, जहां हम अक्सर स्टडी किया करते हैं अपने कुछ नोट्स, कुछ टॉपिक्स और कुछ छोटे मोटे सब्जेक्ट्स के बारे में। तो गाइस यार, आज का जो लेसन है वो है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ इन्फ्लामेशन। गाइस ये मेरा एक कॉलेज का प्रोजेक्ट था, छोटा सा प्रोजेक्ट था, तो मेरे पास बहुत दिनों से रखा हुआ था। और गाइस पिछले 2-3 दिन से मैंने वीडियोस नहीं डाली। उसका गाइस रीज़न था कि यार कोई व्यूज़ ही नहीं आ रहे। मेरे पिछले 4 वीडियोस में व्यूज़ 0 थे। तो मैं वहाँ पे कुछ टाइम के लिए रुका और वहाँ पे मैंने देखा कि यूट्यूब का क्या मैं एल्गोरिथम यूज कर रहा हूँ, किस तरीके से मैं इसको तोड़ रहा हूँ, मरोड़ रहा हूँ, बिगाड़ रहा हूँ। तो फिलहाल मैंने इसमें कुछ चेंजेस किए हैं। मैंने सबसे बड़ा चेंजेस किया अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर। वहाँ पे आपको कोई देखने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे आपको कोई लिंक्स नहीं मिलेगा। हाँ, मैं वहाँ पे एक लिंक जरूर ऐड करूँगा, जो होगा मेरा ऐप का लिंक, वो शायद कुछ ही टाइम में अपलोड हो जाएगा। तो आपको जितनी भी डिटेल्स मिलेगी ना गाइस, तो आपको सारी डिटेल्स मिलेगी कहाँ पे, मेरे उस ऐप के ऊपर, जहाँ मैं अपने से यूट्यूब चैनल के इससे रिलेटेड जितने भी नोट्स है, जितने भी पीपीटीज है, जितने भी आर्टिकल्स है, सब मैं वहाँ पे अपने ऐप के ऊपर पब्लिश करने वाला हूँ। कुछ ही टाइम में ऐप तो पब्लिश होने ही वाला है, तो उसका लिंक मैं जरूर से जरूर दूंगा। वहीं से जाके आप मेरे ग्रुप्स में ऐड हो सकते हो, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में, मेरे टेलीग्राम चैनल के अंदर, मेरे पूरे जितने भी सोशल मीडिया वहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। और किसी भी सोशल मीडिया पे चले जाओ यार, एडुलेशन अगर सर्च करोगे तो आपको मिल ही जाएगा। यहाँ हम बात करेंगे यार पैथोफिजियोलॉजी ऑफ इन्फ्लेमेशन के बारे में। तो चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे कुछ ऐसे कुछ कंटेंट्स हैं जिसको हम रिपीट करेंगे, जिसको हम रीड करेंगे, जिसके बारे में हम सोचेंगे, बातें करेंगे। तो अगर हम इसकी बात करें कौन सा टॉपिक सही है, कौन सा क्या है, तो यार सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन की, फिर बात करेंगे कॉजेज की, फिर आएगा साइन एंड देन इटियोलॉजी, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और एक्यूट क्रॉनिक ग्रेनुलोट्रोमेटस इन्फ्लेमेशन, और लास्ट में हम पढ़ेंगे ओवरव्यू। तो चलते हैं सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेमेशन की तरफ। तो डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेमेशन क्या होगा यार? इन्फ्लेमेशन का सीधा सा मतलब है कहीं के मतलब किसी भी जगह पर जहां चोट वोट लग गई, उस जगह पे उस जगह को बढ़ना, एक तरीके से इन्फ्लेमेशन कहलाता है। इन्फ्लेमेशन इज द डिफेंसिव प्रोसेस। यह एक डिफेंसिव मतलब रक्षात्मक, मतलब एक डिफेंसिव प्रोसेस है दैट ए लिविंग बॉडी इनिशिएट अगेंस्ट लोकल टिश्यू डैमेज। जब भी कोई लोकल टिश्यू डैमेज होगा, आप मान लीजिए आपके हाथ के ऊपर किसी भी तरीके से कोई भी इंजरी हो गई हो, या किसी भी तरीके से आपके हैंड के ऊपर या सेल्स के ऊपर किसी भी तरीके से कुछ भी ब्रेक हो गया हो, तो वहां पे ये इनिशिएट करेगा। और इट टेक्स ए फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, मतलब ये कुछ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का यूज होता है इसके अंदर, जो कि कहाँ से ले जाता है? ब्लड वेसल्स का, सर्टेन प्लाज्मा कंपोनेंट्स एंड ब्लड सेल्स एंड सेल्यूलर एंड स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। तो मतलब ये कुछ चीजों का यूज करता है, जैसे ब्लड वेसल्स हो गया, सर्टेन प्लाज्मा कंपोनेंट्स हो गए, ब्लड सेल्स हो गया, एंड सेल्यूलर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज हो गए। अब बात करते हैं टर्म्स एंडिंग इन द सफिक्स इट इज डिनोट इन्फ्लेमेशन। ये एक छोटी सी बात है कि इसको इग्नोर कर दो तो अच्छा होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ द इन्फ्लेमेशन। तो गाइस कॉजेज मतलब उसका कारण क्या है? इन्फ्लेमेशन का मेन कारण क्या हो सकता है आपके हिसाब से? इन्फेक्टिव एजेंट्स लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस एंड देयर टॉक्सिन्स, फंजाई एंड पैरासाइट्स। सेकेंड अगर कॉजेज की बात करें तो इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स लाइक सेल मीडिएटेड एंड एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस। अगर किसी भी तरीके से सेल मीडिएटेड कोई भी एजेंट्स हो गया, वो वहाँ के इम्यून सिस्टम को अगर चेंज कर रहा है, या फिर वहाँ पे गड़बड़ का पैदा कर रहा है, या फिर अगर कोई भी एंटीबॉडी, डिफरेंट एंटीबॉडी अगर अपनी बॉडी में एंटर कर जाएगी, तो वहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस होगा, और वहाँ पे इसका इन्फ्लेमेशन का कॉजेज स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये इसका कॉजेज है, स्टार्ट क्या होगा, है कॉजेज फिजिकल एजेंट्स लाइक हीट, कोल्ड, रेडिएशन, मैकेनिकल ट्रॉमा। तो फिजिकल एजेंट्स हम सब जानते ही हैं क्या होता है। केमिकल एजेंट्स लाइक ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पॉइजन्स, तो इनर्ट मटेरियल सच एज फॉरेन बॉडीज। तो ये सब इसके एक नॉर्मल कॉजेज हैं। बात करते हैं साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन। साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन 5 क्रेडिनल साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन, मतलब उसके 5 कुछ ऐसे साइन है जो कि दिखाएगा इन्फ्लेमेशन को। बात करते हैं सबसे पहले रबर। अब एक और रबर मिटाने वाला नहीं है, जैसे ये है रेडनेस, इसको हम रूबोर भी कहते हैं, इसको हम रेबोर भी कहते हैं। इसको अलग अलग तरीके से अलग अलग वे में इसको मतलब प्रोनाउंसिएशन इसका कुछ अलग अलग तरीके से हो सकता है, बट इसका मतलब होता है रेडनेस, उस जगह पे लाल निशान। जैसे कि अब ये रेडनेस कहाँ पे होगा? हाइपरमिया। हाइपरमिया जब भी होता है तो बॉडी के अंदर रेडनेस स्टार्ट हो जाती है, और हाइपरमिया जब रेडनेस स्टार्ट होती है मतलब वहाँ पे कुछ न कुछ इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो चुका है। ट्यूमर, स्वेलिंग, मतलब एक तरीके से सेल अपने आप में कुछ और ही चीज को स्वेलिंग कर रही है, मतलब टिश्यू स्वेलिंग।
एंड इसको हम दूसरी भाषा में बोल सकते हैं इन्फ्लामेटरी ट्यूमर। मतलब एक तरीके से इन्फ्लामेशन के कारण जो भी ट्यूमर होता है, जो भी स्वेल, जैसे कि कहीं भी पस बन जाना, वो एक तरीके से यहाँ पर हो सकता है कि किसी और जगह पे कुछ और रिएक्शन इन्फ्लामेशन से रिलेटेड जहाँ पे सेल से स्वेलिंग कर रही हो। थर्ड नंबर पे आता है कॉलर यानी हीट, लाइक लोकल हाइपोथर्मिया फीवर, वहां पे हीट जनरेट हो रही है, वहां पे भी इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो चुका है। कलर डोलर पेन तो यार सबके सभी जानते हैं, बट पेन लाइक इसका एग्जांपल है बर्निंग पेन, जहाँ पे जलने पे जो दर्द होता है वो भी इसका एक इन्फ्लामेटरी का साइन होता है। लॉस ऑफ फंक्शंस या फिर फंक्टियो लेसा जो भी हो, वट एवर, लॉस ऑफ फंक्शंस मतलब फंक्शनल इम्पेयरमेंट होना उसके अंदर, किसी भी बॉडी के अंदर। जैसे कि आप डायग्राम्स में देख सकते हो कैसे इसके अंदर यहाँ पे आग लग रही है, किस तरीके से इसके अंदर रबर मतलब इसके अंदर रेडनेस स्टार्ट हो चुका है। अगर आप कलरफुल अगर आप डायग्राम देखोगे तो आपको अच्छी तरीके से देखने को मिल जाएगा कैसे इसके अंदर यार ट्यूमर्स स्टार्ट हो चुकी है। जैसे कि इसका पेट अच्छा खासा दिखा रहा है कि किस तरीके से वहाँ पे स्वेलिंग स्टार्ट हो चुकी है। पेन, बर्निंग पेन, कैसे इसने इसके पाँव पे पाँव रख दिया और वहाँ पे उस जगह पे पेन हुआ, मतलब वहाँ की सेल्स है वो डैमेज हुई है और वहाँ पे इन्फ्लामेटरी प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है जिसके कारण उसको पेन हो रहा है। फंक्शनलेसिया मतलब फंक्शनल मतलब लॉस ऑफ फंक्शन, जैसे कि इसका पाँव ही टूट गया तो वहाँ पे इसका पाँव का फिलहाल कोई भी फंक्शंस नहीं हो पा रहा। सेकेंड बात करते हैं इटियोलॉजी ऑफ इन्फ्लामेशन। सबसे पहले बात करते हैं इटियोलॉजी होता क्या है। इटियोलॉजी होता है ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ द कॉजेज ऑफ डिजीज, मतलब एक ऐसी साइंटिफिक स्टडी कि मतलब वो करती है कि जो कॉजेज जो स्टडी हुई, मतलब कोई भी कॉजेज हो गया ना, उसका एक साइंटिफिक स्टडी ही उसका इटियोलॉजी कहलाएगा। लाइक फिजिकल एजेंट्स में हमने जैसे पढ़ा था, एक्सट्रीम टेम्परेचर हो गया, इलेक्ट्रिक शॉक हो गया, रेडिएशन, मैकेनिकल इंजुरीज। बस केमिकल एजेंट्स के अंदर कुछ प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म आएगा, लाइक एसिड्स हो गया, एल्कलाइज हो गया, ड्रग्स, टिश्यू नेक्रोसिस, ये सब केमिकल एजेंट्स में आएंगे। बायोलॉजिकल एजेंट्स मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, फंजाई एंड वायरसेस। एंड पैरासाइट्स के अंदर लाइक हेलमिंट्स, इंसेक्ट्स हो गए, जैसे पैरासाइट्स होते हैं जो कि हम किसी भी तरीके से डंक मार देते हैं या फिर काट देते हैं तो उस जगह पर रेडनेस हो जाती है, उस जगह पे क्या अंदर जो सेल्स होती है वहाँ पे स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है, तो वो कुछ प्रोसेसेस है। इम्यून सेल्स एंड कॉम्प्लेक्सेस। बात करते हैं टाइप्स ऑफ इन्फ्लामेशन। अब अगर टाइप्स की अगर हम बात करते हैं तो टाइप्स की हम बात करते हैं, इसके टोटल 3 टाइप्स के इन्फ्लामेशन होते हैं। फर्स्ट एक्यूट इन्फ्लामेशन, ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लामेशन, क्रोनिक इन्फ्लामेशन। एक्यूट इन्फ्लामेशन तो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, बिल्कुल छोटे टाइम के लिए होता है, लाइक इसमें एडेमा भी हो सकता है और मेनली न्यूट्रोफिल्स ही इसको रिकवर कर देते हैं, मतलब उन्हीं के थ्रू ठीक हो जाएगा। ग्रेनुलोमेटोस इन्फ्लामेशन, इसके अंदर सबसे पहले आएगा डिस्टिंक्टिव पैटर्न ऑफ क्रोनिक इन्फ्लामेशन। डिस्टिंक्टिव पैटर्न, डिस्टिंक्टिव का मतलब क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा है डिस्टिंक्टिव का मतलब क्या है, हैविंग ए क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स टू मेक ए पर्सन डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। मतलब उसके अंदर उस इन्फ्लामेशन में कुछ ऐसा एक पर्टिकुलर पैटर्न होगा, कुछ ऐसा डिफरेंट पैटर्न होगा जो कि उसको बाकी के इन्फ्लामेशन से अलग बताएगा। तो ये उसी की सबसे बड़ी पहचान होगी ग्रेनुलोमेटस की इन्फ्लामेशन की। एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस एपिथेलियोइड सेल्स प्रीडोमिनेंट, मतलब कुछ जो मैक्रोफेजेस है वो एक्टिवेटेड रहते हैं, और प्लस या माइनस मल्टी न्यूक्लिएटेड जियांट सेल्स। प्लस माइनस यहाँ पे लिखा है मतलब प्रेजेंट और एब्सेंस ऑफ मल्टी न्यूक्लिएटेड। अगर कोई भी जियांट सेल है तो जरूरी नहीं कि उसके अंदर बहुत सारे मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स होंगे सारे या फिर नहीं होंगे, नहीं ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है, बट हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। क्रोनिक इन्फ्लामेशन, क्रोनिक इन्फ्लामेशन मतलब एक तो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए चले, जो लंबे टाइम तक के लिए चले। इसको कौन हैंडल करता है, इसको हैंडल करता है लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस प्रीडोमिनेंट्स फाइब्रोसिस। एंड इसके अंदर जो मतलब न्यू ब्लड वेसल्स इसमें क्या बोलते हैं इसी वाले इन्फ्लामेशन में यूज आती है, एंड जिसको हम क्या बोलते हैं एंजियोजेनेसिस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फ्लामेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स उसके क्या क्या है, किस तरीके से है, तो हमने यहाँ पे सिर्फ 2 लिया है, एक्यूट एंड क्रोनिक। तो हम बात करेंगे दोनों में डिफरेंसेस इसकी, ना कि मतलब मेन कैरेक्टरिस्टिक्स का वो ही मतलब रहता है कि उसके अंदर क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या उस तरीके से वो वर्क करेगा। तो हम बात करते हैं इसके सबसे पहले कॉजेज की। तो कॉजेज देखें, सिंगल इंजरी रहेगी एक्यूट के अंदर, मतलब सिंगल इंजरी एक जगह पे इंजरी रहेगी, बट क्रोनिक के अंदर परमानेंट प्रेजेंस ऑफ द कॉजिंग एजेंट या बैक्टीरिया। परमानेंट प्रेजेंट ऑफ द कॉजिंग एजेंट मतलब वहां पे उसका परमानेंट क्या होता है, प्रेजेंस होता है किसी भी बॉडी के अंदर, कोई भी अगर एजेंट वहां पे क्या करता है, कॉजिंग करता है, तो मतलब कॉज करता है इन्फ्लामेशन को। इसका ड्यूरेशन
एक्यूट के अंदर तो हावर्स एंड डेज के हिसाब से होगा, बट क्रोनिक के अंदर वीक्स भी हो सकते हैं, मंथ्स भी हो सकते हैं, ईयर्स लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कॉजिंग एजेंट। कॉजिंग एजेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना उसको क्या करना है, किस तरीके से रहना है। प्रेजेंटेटिव सिम्टम्स। अब प्रेजेंटेटिव सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो प्रेजेंटेटिव सिम्टम्स सबसे पहली बात तो मतलब उसके अंदर जो सिम्टम्स है वो किस तरीके से शो हो रहे हैं। एक्यूट के अंदर तो परमिबिलिटी बढ़ जाएगी और एक्सुडेशन स्टार्ट होगा। अब एक्सुडेशन का मतलब क्या है? एक्सुडेशन का मतलब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है इसके अंदर, स्लो एस्केप ऑफ लिक्विड फ्रॉम ब्लड वेसल्स थ्रू पोर्स और ब्रेक इन द सेल्स मेम्ब्रेन। मतलब एक्सुडेशन मतलब हल्की फुल्की स्वेलिंग किसी भी ब्लड वेसल्स से, किसी भी जो भी और ब्लड वेसल्स हो गई या फिर और भी अदर वेसल्स हो गई, सेल्स हो गई, उनके थ्रू, पोर्स के थ्रू थोड़ी थोड़ी स्वेलिंग्स हो जाना। क्रोनिक मतलब प्रोलिफेरेटिव फेब्रोब्लास्ट। प्रोलिफेरेटिव का मतलब क्या है? प्रोलिफेरेटिव मतलब टू ग्रो और मल्टीप्लाई बाय द रैपिडली रिड्यूसिंग न्यू टिश्यू। मतलब क्रोनिक के अंदर क्या आएगा? मतलब कुछ ऐसा फेब्रोब्लास्ट सिस्टम जो कि वहां पे क्या कर रहा है, ग्रो करने के लिए किसी भी तरीके से कोई भी नए सेल के ऊपर किसी भी तरीके से ग्रो करने के लिए वहां पे जो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, कोई भी नई सेल बनाने के लिए, अपन ये कह सकते हैं। नो एक्सुडेशन मतलब यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी स्वेलिंग या किसी भी तरीके का कोई भी एस्केप्स नहीं होंगे, मतलब कुछ भी लीक नहीं होगा यहाँ से, कोई भी जो भी है व्हाटएवर। मेन कंपोनेंट्स इन द प्रोसेस। इन प्रोसेस के अंदर कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स यूज में आएंगे? तो सबसे पहले बात करते हैं एक्यूट की। एक्यूट के अंदर आएगा लिक्विड, प्रोटीन्स, प्रोटीएजेस एंड एंटीप्रोटीएजेस, पीएमएन, ल्यूकोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस। वहीं क्रोनिक के अंदर मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स, एसिनोफिल, ग्रेनुलोसाइट्स, कनेक्टिव टिश्यू, हाइपरप्लेसी। तो ये इसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स जो इनके अंदर इन्फ्लामेशन में काम आएंगे। वहीं कनेक्टिव रिएक्शंस मतलब ये जो रिएक्शंस है वो किस किस चीज से कनेक्टेड है? यार अगर एक्यूट है, शॉर्ट टर्म के लिए है, वो छोटा है, तो उसके लिए तो थ्रोम्बोसिस ही काम में आ जाएगा। जो हमारी ब्लड वेसल्स, ब्लड के अंदर जो थ्रोम्बोसिस है, जो थ्रोम्बिन जो कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, उन्हीं के थ्रू वो वर्क हो जाएगा। बट अगर कोई बड़ी लॉन्ग टर्म चल रही है सिचुएशन, कुछ और ही अलग हो रही है, तो उसके लिए इम्यून रेस्पॉन्स का होना जरूरी है। नेक्स्ट, एक्यूट इन्फ्लामेशन। एक्यूट इन्फ्लामेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे हमने 3 टाइप्स पढ़ा था, एक्यूट, क्रोनिक एंड ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लामेशन। तो एक्यूट के अंदर क्या है? कुछ मेन फीचर्स हम इसके बारे में बात करेंगे कि इसके मेन फीचर्स क्या क्या है। एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड एंड प्लाज्मा एट द अफेक्टेड साइट, मतलब अफेक्टेड साइट के ऊपर किसी भी तरीके का फ्लूइड एंड प्लाज्मा का एक्यूमुलेशन होना। इंट्रावेस्कुलर एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट्स। इंट्रावेस्कुलर एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट्स मतलब वेस्कुलर्स के अंदर प्लेटलेट्स का एक्टिवेट हो जाना। पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स एज इन्फ्लामेटरी सेल्स अब इसको हम बात करते हैं एक्यूट इन्फ्लामेशन किन 2 पार्ट्स में डिवाइड रहती है? वेस्कुलर इवेंट्स एंड सेलुलर इवेंट्स। दिस 2 इवेंट्स आर फॉलोड इंटरमिटेंटली बाय रिलीज ऑफ द मीडिएटर्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन एंड कॉजेज ऑफ द एक्यूट इन्फ्लामेशन। क्या क्या उसका कारण होगा? इन्फेक्शन हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है, फिजिकल एंड केमिकल एजेंट्स हो सकते हैं, नेक्रोसिस हो सकता है, फॉरेन बॉडीज एंड इम्यून रिएक्शंस भी हो सकते हैं। बात करते हैं इसके आउटकम्स ऑफ द इन्फ्लामेशन। अब आउटकम्स का मतलब क्या है? आउटकम्स का मतलब होता है ए रिजल्ट और इफेक्ट ऑफ एन एक्शन और एन इवेंट, मतलब कि उसका क्या रिजल्ट आ रहा है, उसके इफेक्ट के थ्रू, उसके जो कॉजेज के थ्रू, उसके ऊपर क्या क्या रिएक्शंस के शो हो रहे हैं, मतलब किस किस तरीके के रिजल्ट वो शो कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, रेजुलेशन रिस्टोरेशन टू नॉर्मल लिमिटेड इंजुरी, मतलब वहां पे वो ठीक होने की मतलब कोशिश कर रहा है, वहां पे ट्राई कर रहा है कि रेजुलेशन रिस्टोरेशन टू नॉर्मल, मतलब नॉर्मल में होने की, मतलब सेल्स को नॉर्मल में कंडीशन लाने की वहां पे ट्राई हो रही है। तो उसमें क्या होगा? केमिकल सब्सटेंसेज न्यूट्रलाइजेशन, वहां पे जो केमिकल सब्सटेंसेज है वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेस्कुलर परमेबिलिटी, जो वेस्कुलर परमेबिलिटी है उसका नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा। एपोप्टोसिस ऑफ इन्फ्लामेटरी सेल्स का एपोप्टिस होगा और लिम्फेटिक ड्रेनेज भी वहां पे स्टार्ट हो जाएगा। हीलिंग बाय स्कार। अब स्कार का मतलब क्या है? स्कार का मतलब है मार्किंग द स्पॉट। तो इसमें क्या क्या होगा? टिश्यू डिस्ट्रक्शन, फाइब्रोनस इन्फ्लामेशन एंड पुरुलेंट इन्फ्लामेशन। पुरुलेंट इन्फ्लामेशन क्या होगा? एब्सेस फॉर्मेशन लाइक पस, पायोजेनिक मेम्ब्रेन, रिजॉर्प्शंस, सूडोजर्थोमा सेल्स, वीक्स टू मंथ, मतलब इसमें कुछ वीक्स से मंथ भी लग सकता है इसके अंदर,
जो रिजॉर्प्शन ऑफ ये रिजॉर्प्शंस हो गया जिसके अंदर सुडोक्सेंथोमा सेल्स। और थर्ड के अंदर इसमें क्या है, इसका आउटकम, थर्ड आउटकम क्या होगा, प्रोग्रेशन इनटू क्रोनिक इन्फ्लामेशन, मतलब क्रोनिक इन्फ्लामेशन के अंदर उसको कन्वर्ट हो जाना। अब क्रोनिक इन्फ्लामेशन के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। तो इन्फ्लामेशन ऑफ प्रोलॉन्ग्ड ड्यूरेशन, इसमें क्या होगा, इसमें होगा वीक्स और मंथ्स इसके अंदर लग जाएंगे किसी भी इसको इन्फ्लामेशन को स्टार्ट होने में और मतलब इसको कंप्लीट होने के अंदर। तो एक्टिव इन्फ्लामेशन इसके अंदर रहेगा, टिश्यू डिस्ट्रैक्शंस होंगे एंड अटेम्प्ट्स टू एट रिपेयर आर प्रोसीडिंग सिमुलेशनली। इट में फॉलो एक्यूट इन्फ्लामेशन और बिगन इंसिडियसली एंड ऑफन एसिम्प्टोमेटिकली। मतलब इंसिडियसली का मतलब क्या है, इंसिडियसली मतलब है ऑफ समथिंग अनप्लेजेंट और डेंजरस, मतलब उसके अंदर किसी भी तरीके का कुछ डेंजरस स्टार्ट हो जाना या फिर कुछ अनप्लेजेंट, मतलब जो हम नहीं चाहते हैं वो उस जगह पे हो रहा है, मतलब वो हमारी बॉडी को किसी न किसी तरीके से क्या कर रहा है, हार्मफुल कर रहा है या फिर नुकसान पहुंचा रहा है। persistent infections, exposure to toxic agents such as silica, मतलब सिलिकोसिस हो गया, और बाई ऑटोइम्यूनिटी, मतलब किस किस चीज़ के थ्रू हो सकता है। अब परसिस्टेंस इन्फेक्शन, परसिस्टेंस की बात करेंगे तो उसका मतलब क्या है, लास्टिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम और हैपनिंग ऑफन, मतलब कुछ ऐसा इन्फेक्शन जो बहुत टाइम से हो रहा है या फिर बहुत टाइम तक चलने वाला है, जैसे कि ट्रेपोनीमा पैलिडम, या जो कि क्या होगा, सिलिफिस का एक सिलिफिस जिसके थ्रू होता है वो होता है। सिलिफिस क्या है, ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, मतलब ट्रेपोनीमा पैलिडम ये एक तरीके से बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, यूजुअली स्प्रेड बाय सेक्सुअल कांटेक्ट दैट स्टार्ट ए पेनलेस सोर, मतलब कुछ ऐसे सोर, कुछ ऐसे पस बन जाते हैं जो बिल्कुल पेनलेस होते हैं, सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू ही ये क्या होता है, स्टार्ट होता है। वायरसेस, फंजाई एंड पैरासाइट्स। एक्सपोजर टू द टॉक्सिक एजेंट्स, कुछ टॉक्सिक एजेंट्स होते हैं लाइक एक्सोजीनस हो गया जैसे सिलिकोसिस हो गया, एंडोजीनस लाइक एर्थरोस्क्लेरोसिस हो गया, टॉक्सिक प्लाज्मा लिपिड कंपोनेंट के थ्रू जो है एर्थरोस्क्लेरोसिस होता है वो, और ऑटोइम्यूनिटी लाइक इसमें कुछ बहुत सारी डिजीज हो गई जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, सिस्टमेटिक ल्यूपस इरिथ्रोमेटोस हो गया। वही टाइप्स ऑफ क्रोनिक इन्फ्लामेशन की हम बात करें, टाइप्स ऑफ क्रोनिक इन्फ्लामेशन, मतलब क्रोनिक इन्फ्लामेशन के क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं। हिस्टोलॉजिकली इसके दो टाइप्स होते हैं, नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लामेशन और ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन। तो अब अगर नॉन स्पेसिफिक की बात करें, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लामेटरी सेल इनफिल्ट्रेशन लाइक क्रोनिक ओस्टियोमाइलिटिस, लंग एब्सेस एंड एक्टिनोमाइसिस। क्रोनिक ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन क्या होता है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ ग्रेन्युलोमास लाइक ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, सिफिलिस, एक्टिनोमाइनोसिस एंड सार्कोइडोसिस। तो ये इसके कुछ सिंपल सी इसकी कुछ डेफिनेशंस थी इसकी टाइप्स की। सेल्फ इन्वॉल्व इन द क्रोनिक इन्फ्लामेशन, कौन कौन सी सेल्फ क्रोनिक इन्फ्लामेशन में क्या होती है, इन्वॉल्व होती है, लाइक मैक्रोफेजेस हो गया। मैक्रोफेजेस एक्टिवेटेड, क्या करता है मैक्रोफेजेस का काम क्या होता है, एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस प्रोड्यूस, क्या क्या प्रोड्यूस करता है, प्रोटीजेस, IL-1 मतलब इंटरल्यूकिन 1, TNF मतलब ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, आर्कियोडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, एंजियोजेनेसिस एंड ग्रोथ फैक्टर्स सच एज, कुछ ग्रोथ फैक्टर्स लाइक प्लेटलेट्स डेराइव्ड ग्रोथ फैक्टर PDGF और फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर FGF, ये कुछ है जो ये सेल्स क्या प्रोड्यूस करेगी। लिम्फोसाइट्स हो गया लाइक एक्टिवेटेड लिम्फोसाइट प्रोड्यूस, मतलब ये क्या क्या प्रोड्यूस करती है, FGF स्टिमुलेट्स, एक्टिवेटेड लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करेगी ये, लिम्फोसाइट्स एक्टिवेटेड लिम्फोसाइट्स क्या करेगी, एक्टिवेटेड लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करेगी। अब यहाँ पे कुछ वर्क्स दिए लाइक FGF क्या था, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, स्टिमुलेट्स फाइब्रोब्लास्ट टू प्रोड्यूस कोलेजन, स्टिमुलेट फाइब्रोब्लास्ट टू प्रोड्यूस कोलेजन विच रिजल्ट्स इन स्कैरिंग। PDGF क्या हो गया, पैलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर एंड ट्रांसफरिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा TGF, इंटरफेरॉन गामा एक्टिवेट्स मैक्रोफेजेस। ये सब क्या करेगा, ये आपस में ये जो लिम्फोसाइट्स है वो उसको प्रोड्यूस करेगा और FGF इसको इनको स्टिमुलेट्स करेगा। नेक्स्ट होगा सिस्टमेटिक इफेक्ट ऑफ क्रोनिक इन्फ्लामेशन, उसके सिस्टमेटिक इफेक्ट क्या क्या होंगे, जैसे कि फीवर हो गया, एनीमिया हो गया, ल्यूकोसाइटोसिस हो गया, ESR मतलब इरिथ्रोसाइटोसिस सेडिमिनेशन रेट,
ये सर का मतलब होता है ये एरिथ्रोसाइटोसिस सेडिमिनेशन रेट एलिवेटेड इन ऑल केसेज ऑफ क्रोनिक इन्फ्लामेशन, मतलब ऑल केसेज ऑफ द क्रोनिक इन्फ्लामेशन के अंदर क्या होगा, एलिवेट होगा। सिस्टमेटिक इफेक्ट चल रहा है, मतलब ये किस चीज के ऊपर इफेक्ट करेगा, यहाँ पे ये वाली चीज है तो ESR के ऊपर इसका इफेक्ट होगा। एमाइलोइडोसिस लॉन्ग टर्म, एमाइलोइडोसिस क्या होगा, ये लॉन्ग टर्म होगा, क्रोनिक सब्ट्रैक्टिव होगा। इन्फ्लामेशन में डेवलप सेकेंडरी सिस्टम एमाइलोइडोसिस, मतलब इन्फ्लामेशन जो सेकेंडरी सिस्टमेटिक एमाइलोइडोसिस भी क्या कर सकता है, डेवलप कर सकता है। नेक्स्ट अपने टाइप्स के ऊपर आ गए, ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लामेशन। फिलहाल आप इस डायग्राम को ना देखें तो अच्छा है। तो ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लामेशन क्या होगा, दिस इज डिफाइंड एज ए circumscribed tiny lesion about 1 mm in diameter, composed predominantly of collection of modified macrophages called epithelioid cells and remained at the periphery by lymphoid cells। मतलब वो ही है कि जिसके अंदर ग्रेनुलोस की प्रेजेंस होगी। अब ये किस किस चीज़ के थ्रू मतलब डिफाइन किया जाता है, जैसे सर्कमस्क्राइब्ड हो गया, टीनी डिस्टेंस हो गया, छोटा सा हो गया, अबाउट 1 mm इन डायमीटर, 1 mm डायमीटर का हो गया, कंपोज्ड प्रेडोमिनेटली ऑफ कलेक्शन ऑफ द मॉडिफाइड मैक्रोफेजेस, मतलब कुछ जो मैक्रोफेजेस के कलेक्शंस के साथ जो प्रोडोमिनेंट होता है वो क्या कहलाता है, जैसे कि लाइक एपिथेलियोइड सेल्स के थ्रू होता है, एंड रिमेटेड एट द पेरिफेरी बाय लिम्फोइड सेल्स। अब बात आते हैं हम इसके इस पूरे डायग्राम के ऊपर। तो गाइस ये डायग्राम आपको इसमें इतना क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, बट मैं आपको साइड के अंदर जैसे कि एज स्क्रीन पे आपको जैसे दिखा रहा हूँ, सेल इंजरी होता है, सेल इंजरी के अंदर मैं अपनी पेंसिल सेल इंजरी कुछ भी हो सकता है, सेल इंजरी लाइक किसके थ्रू हो सकता है, जो भी हो सकता है, एम ट्यूबरकुलोसिस हो गया या फिर टैक हो गया, TEIC टैक। तो यहाँ पे आपको इस तरीके का कोई भी सेल इंजरी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में होगा फेलियर टू डाइजेस्ट एजेंट, डाइजेस्ट एजेंट्स का फेलियर हो जाना, वीक एक्यूट इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स, देन इन्फ्यूगमेंट बाय मैक्रोफेजेस, एंड देन प्रेसिडेंस ऑफ द इंजुरीज एजेंट, मतलब परसिस्टेंस ऑफ इंजुरीज एजेंट, मतलब वहाँ पे प्रेजेंस, या फिर हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे प्रेजेंस और जो इंजुरिंग एजेंट्स वहाँ पे प्रेजेंस रहते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये 2 चीज़ों को एक्टिवेटेड करेंगे, किसको, टी सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स को एंड पोरली डाइजेस्टेबल एजेंट्स को। अब ये दोनों किसको जाके एक्टिवेट करेंगे, मतलब कौन सा रिएक्शन आगे स्टार्ट करेंगे, ये करेंगे एक्टिवेशन ऑफ CD4+ T सेल्स, जो क्या करेगी, रिलीज ऑफ लिम्फोकाइनेज IL-1 एंड IL-2, ग्रोथ फैक्टर्स IFN गामा, मतलब IFN क्या था, इंटरफेरोन, जो इंटरफेरोन जैसे कि हमने देखा था ना, ये रहा इंटरफेरोन गामा, IFN गामा, एंड TNF ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। तो ये ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा को इनको क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, कुछ ग्रोथ फैक्टर्स को एक्टिवेट करेगा, और मोनोसाइट कीमोटैक्टिक फैक्टर इसको भी क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। ये नेक्स्ट किसके अंदर जाएंगे, जिसका जो नेक्स्ट रिएक्शन होगा वो कहाँ पे होगा, वो होगा एक्यूमुलेशन ऑफ तो इसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो नेक्स्ट स्टेप कौन सा होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा इसका एक्यूमुलेशन ऑफ टिश्यू मैक्रोफेजेस। अब ये क्या करेंगे, इंक्रीज रिक्रूटमेंट फ्रॉम सर्कुलेशन लोकल प्रोलिफिकेशन, इनका काम यही होगा, मतलब जो सर्कुलेशन एंड लोकल प्रोलिफिकेशन के थ्रू जो इनका जो रिक्रूटमेंट है वो क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, एंड प्रोलिफरेशन ऑफ टी सेल्स। यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट इसका जो प्रोसेस होगा, इसका जो नेक्स्ट रिएक्शन होगा वो क्या होगा, मैक्रोफेजेस एक्टिवेटेड बाय INF गामा के थ्रू इसका जो मैक्रोफेजेस है क्या एक्टिवेटेड हो जाएंगे। अब वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे करेंगे ट्रांसफरेशन टू एपिथेलियल सेल्स, जो कि कन्वर्ट होगी किसमें, जियांट सेल्स के अंदर, और सेकंड इसका काम होगा सिक्रेशन ऑफ फाइब्रोब्लास्टिक प्रोलिफेरेटिंग साइटोकाइनेज TGF बीटा एंड PDGF, इसको ये क्या करेंगे, एक्टिवेट कर देंगे, और ये सारे ग्रेनुलोमा बनाएंगे एक मिलके, और जहाँ पे से स्टार्ट होगा ग्रेनुलोमा इन्फ्लामेशन। तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ओवरव्यू ऑफ इन्फ्लामेटरी प्रोसेस। तो ओवरव्यू ऑफ इन्फ्लामेटरी प्रोसेस मतलब अपना सबसे लास्ट का टॉपिक अब यहाँ पे आ चुका है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं इन्फ्लामेशन बीइंग बाय ए स्टिमुलस सच एज इन्फेक्शन, फिजिकल स्ट्रेस और केमिकल स्ट्रेस प्रोड्यूसिंग सेलुलर डैमेज, कि ये जो इन्फ्लामेशन किस चीज़ के थ्रू स्टार्ट होता है, कैसे स्टार्ट होता है। द मेजर इंपॉर्टेंट इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स आर इकोसेडनोसिस, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेंट्स
cytokines and adhesions factors and digestive enzymes like protease, hyaluronidase, collagenase and elastase, ये इसके कुछ एंजाइम्स हो गए। अब यहाँ बात करें इकोसेडोनोसिस, जो कि क्या होगा, द पाथवे इनिशिएट बाय द साइक्लोऑक्सीजिनेज, मतलब कोक्स के थ्रू ये पाथवे स्टार्ट होगा। प्रोड्यूस प्रोस्टाग्लैंडिन्स, द लिपोक्सिनेस पाथवेज जनरेट ल्यूकोट्रिनेट्स। अब यहाँ हम बात करते हैं इस डायग्राम्स की। डायग्राम्स आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले डायग्राम की। तो यहाँ पे क्या करेगा, फिजिकल स्ट्रेस, केमिकल स्ट्रेस या फिर इन्फेक्शन से वो किस चीज़ को स्टार्ट करेंगे, सेल डैमेज को। सेल डैमेज को स्टार्ट करने के बाद ये क्या करेंगे, एनएफ यहाँ पे के है, एनएफ के बी इंड्यूशन। अब एनएफ के बी क्या है, एनएफ के बी क्या है, मतलब इसका मतलब है न्यूक्लियर फैक्टर कप्पा लाइट चेन इनहेंसर ऑफ एक्टिवेटेड बी सेल्स। इतना बड़ा नाम यार फिलहाल क्यों नहीं याद करें, बट करना पड़ता है। अब ये क्या करेगा, ये आगे की प्रोसेस के अंदर स्टार्ट होगा, जो कि अब ये किस चीज़ के थ्रू इनहिबिट हो सकता है, ये इनहिबिट किया जाएगा स्टेरॉइड के थ्रू। स्टेरॉइड है जो इसको इनहिबिट करेगा। बट ये फिलहाल इस कंडीशन के अंदर यहाँ पे आगे बढ़ेगा। 4 चीज़ों के अंदर ये, मतलब 4 चीज़ों के अंदर फेज बदल करेगा, वहाँ पे 4 जगह पे ये रिएक्शन स्टार्ट करेगा। COX-2 फर्स्ट, सेकंड एडेनेसिस फैक्टर्स, थर्ड हो गया इल्फाम एंड एंजाइम्स, एंड फोर्थ नंबर का साइटोकाइंस या फिर साइटोकाइंस हो गया। अब COX-2 की बात करें ना, तो COX-2 क्या करेगा, COX-1 के अंदर यहाँ पे बेसल में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करें इल्फाम एंड एंजाइम्स, जो कि 2 टाइप्स के एंजाइम्स सिक्रीट करेगा, जिसका नाम है पैरोक्सीनाइट्राइट और हाइपोक्लोरस एसिड। जो ये क्या करेंगे, जब ये दोनों एंजाइम्स किसको इनहिबिट कर सकें, मतलब किसको इनहिबिट या किसको स्टार्ट करते हैं, ये करते हैं सेलुलर डैमेज को। मतलब उस कंडीशन के अंदर ही वहाँ पे जाके वापस उसको स्टार्ट करते हैं, प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ बात करते हैं नेक्स्ट omega-6 फैटी एसिड्स के थ्रू, कि मतलब अगर यहाँ पे एक एज एग्जांपल हमने लिया है कि omega-6 फैटी एसिड्स वो किस चीज़ को एक्टिवेट करेगा, वो करेगा ये आर्कियोडोनिक एसिड को। आर्कियोडोनिक एसिड 3 चीज़ों के अंदर प्रोसेस स्टार्ट करेगा, 3 जगह पर रिएक्शन स्टार्ट करेगा। वहाँ पे 3 चीज़ें बनेगी, जैसे कि लिपोक्सिनेस, साइक्लोक्सिनेस एंड साइटोक्रोम P450। तो लॉक्स मतलब लिपोक्सिनेस क्या करेगा, ये 2 जगहों पे जाके एक्टिवेशन स्टार्ट करेगा, लाइक ल्यूकोट्रिनेट्स है ना, ल्यूकोट्रिनेस एंड लिपोक्सिन्स रिजोल्विंग प्रोटेक्टिन्स। तो गाइस सॉरी, यहाँ पे सॉरी दिखने की प्रॉब्लम, सॉरी क्योंकि ये वर्ड्स ही इतने छोटे हैं तो मेरे पास फिलहाल ऐसा कोई साधन नहीं है, बट चलते सीधी बड़ी तरफ। तो ल्यूकोट्रिनेंट्स, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये किस चीज़ को आगे जाके कंटिन्यू करेगा, वेस्कुलर परमेबिलिटी को न्यूट्रोफिल्स के थ्रू, मतलब उसको क्या करेगा, उसके साथ रिएक्शंस करेगा वहाँ पे उसको, एंड इसिनोफिल्स रिक्रूटमेंट्स। द नेक्स्ट वन द लिपोक्सिन रिजोल्विंग प्रोटेक्शंस, वो क्या करेगा, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रोडक्ट्स को एक्टिवेट करेगा। साइक्लोक्सिनेस यानी कोक्स को अगर हम देखें तो कोक्स क्या करेगा, PGE2 और PDE2 में को स्टार्ट करेगा, एक्टिवेट करेगा। वो क्या हेल्प करेंगे, इन्फ्लामेशन वेसोडाइलेशन के अंदर वो उसको हेल्प करेंगे। और ये जो कोक्स है वो दूसरा काम करेगा, वो काम करेगा थ्रोम्बोक्सिन के ऊपर उसको एक्टिवेट करेगा, जो कि क्या किस चीज़ में हेल्प करेगा, वो करेगा हेमोस्टेसिस। नेक्स्ट बात करें साइटोक्रोम P450 की, तो P450 EET को स्टार्ट करेगा, वहाँ पे वो किस चीज़ में हेल्प करेंगे, वेसोडाइलेशन के अंदर, एंजियोजेनेसिस के अंदर और सेलुलर प्रोलिफरेशन के अंदर। तो गाइज ये हमारा पूरा ओवरव्यू था इन्फ्लामेटरी प्रोसेस का। तो गाइज ये पैथोफिजियोलॉजी का चैप्टर था, तो इसका हमने सिर्फ और सिर्फ बेसिक पढ़ा, इतना डीपली नहीं गए क्योंकि वीडियोज वैसे बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। तो गाइज यार आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। तो गाइज अगर आप इस वीडियो पर नए हो तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट के अंदर अपनी प्यारी प्यारी बातें लिख के जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियोस चाहिए। तो गाइस मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।